Hello, welcome back to Zen Study. So here we are with new issues जो कि न्यूज़पेपर में आए हैं. इससे हम सीखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है फॉर द मेजर एस्पेक्ट जो कि हमारे नॉलेज को एनहांस करेगा. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज अबाउट इन्वायरमेंटल रेगुलेशन और उसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट ई कॉमर्स और उसके चलते क्या चैलेंजेस इंडियन इकोनॉमी और इंडियन जॉब और इंडियन रिटेल सेक्टर क्या फेस कर रहा है. तो पहला है इन्वायरमेंटल रेगुलेशन. करेंटली जो इन्वायरमेंट रेगुलेशन हो रहा है वो मेजर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज करता है. तो पहले हम देखते हैं कि इस बारे में बात क्यों उठी और किस तरह से ये रेगुलेटर का रोल होता है इन एनी इकोनॉमी इन एनी कंट्री. तो रेगुलेटर इंडिया में का रेगुलेटर का रोल तभी बढ़ा या क्रिएट हुआ जब 1990s के एरा में एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद बहुत सारे सेक्टर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ कर देती है वो सेक्टर चलाने के लिए या सेक्टर में पार्टिसिपेट करने के लिए इकोनॉमिकली. तो किसी सेक्टर में अगर कुछ लोग आते हैं या कोई नए एंटरप्राइज आते हैं तो उसका सर्विस डिलीवरी एंड सिटीजन तक सही से हो रहा है कि नहीं, क्वालिटी ऑफ सर्विस सही है और उसके क्या प्राइसिंग हो गया, क्या ग्लोबल नॉर्म्स है, क्या प्राइसिंग जो वो रख रहे हैं वो लॉजिकल है और रैशनल है. तो इस बेसिस पे रेगुलेटर बनता है और रेगुलेटर ये दिखाता है कि देखता है कि क्या जो सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है और जो क्या प्राइसिंग है वो एंड सिटीजन तक वो उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहा है कि नहीं. तो ये देखने के लिए रेगुलेटर क्रिएट किए जाते हैं. टेलीकॉम में भी ये हुआ था और इलेक्ट्रिसिटी में भी यही हुआ था कि जो पावर प्रोड्यूसर्स है और जो पावर ट्रांसमिशन करके सिटीजन के फैमिली होम तक लास्ट तक पहुंचाते हैं उसके बीच में क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है, प्राइसिंग क्या होगा, ये रेगुलेटर का बेसिक काम होता है. तो ये डिबेट को एक लेवल और बढ़ाया गया है. सुप्रीम कोर्ट में ये बात चल रही है. कुछ लोग आर्गुमेंट दे रहे हैं कि वी नीड इन्वायरमेंटल रेगुलेटर. तो इन्वायरमेंटल रेगुलेटर का काम ये होगा या ऐसा प्रोस्पेक्टिव दिया जा रहा है, अपना अपना पर्सपेक्टिव दिया जा रहा है कि क्योंकि गवर्नमेंट एक मेजर प्लेयर है इन्वायरमेंट प्रोसेस. कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या कुछ भी होता है तो उसमें इन्वायरमेंट रेगुलेशन होता है. तो अगर इन्वायरमेंट रेगुलेशन में गवर्नमेंट भी एक प्लेयर है और बाकी सब लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो व्हाई नॉट क्रिएट एंड सेपरेट इन्वायरमेंटल रेगुलेटर. उससे ये होगा कि इट विल क्रिएट और प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन सिटीजन और इन्वायरमेंटल जो डिग्रेडेशन हुआ है या जो लैकुनास एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क में है उसमें वो कुछ ना कुछ एड्रेस करेगा एंड इट विल चेंज द प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंटल रेगुलेशन. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक ई कॉमर्स में. और ये ई कॉमर्स एज ए सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और कैसे ये इंडियन स्मॉल रिटेलर्स का बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है हम लोग ये देखें. तो ऑनरेबल मिनिस्टर ने हाईलाइट किया है कि रिटेल ई कॉमर्स ग्रोथ कुड हिट मिलियंस ऑफ रिटेल स्टोर्स एंड जॉब्स. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज अबाउट ई कॉमर्स एंड हाउ इट इज इन्फ्लुएंसिंग द रिटेल जॉब्स एंड रिटेल स्मॉल रिटेल सेक्टर. तो ये स्टेटमेंट है ऑनरेबल मिनिस्टर का हु हैज हाईलाइटेड कि रैपिड ई कॉमर्स ग्रोथ कुड हिट मिलियंस ऑफ रिटेल स्टोर्स एंड जॉब्स. तो ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? तो ही हैज गिवन सम रैशनल. उस रैशनल को देखेंगे एंड हाउ दीज मल्टीनेशनल कंपनीज आर इन्फ्लुएंसिंग द होल रिटेल एंटरप्राइज या एंटरप्राइज मॉडल ऑफ इंडिया. और कैसे हम लोग ये देखेंगे कि कोई वेस्ट में क्रिएट किया हुआ बिजनेस मॉडल if implemented in India without any regulation would affect a lot many jobs and maybe the entire sector. तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं मिनिस्टर? तो he has highlighted some facts. He has highlighted first and foremost is the company is posting 25% growth in sales. मतलब sales जो the volume of sale from the e-commerce giant is growing at the rate of 25%. और उसके बाद क्या है कि simultaneously when it is stating a growth of 25%, it is also stating that it is incurring a loss of 6,000 crores each year. That essentially means is कि it is posting a loss of this amount. मतलब अगर आपका जनरल मैथमेटिक्स का है, if you are selling more then it would be much more profitable, then how are you incurring loss? अगर आप ज्यादा कुछ सेल कर रहे हैं या परसेंटेज बढ़ रहा है, essentially you should earn profit, but this company is stating that it is ये घाटे में जा रही है. तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो ही इज द ऑनरेबल मिनिस्टर हैज हाईलाइटेड कि दिस कुड बी अ क्लासिक केस ऑफ प्रीडेटरी प्राइसिंग. मतलब ये कि अपना शेयर बढ़ाने के लिए कॉमर्स में व्हाट द कंपनी माइट बी डूइंग इज it would buy it would sell at a very cheap rate
एंड इट वुड बाय एट अ हाई रेट। मतलब कि वो किसी प्रोड्यूसर से सामान महंगा खरीदती है और इवेंचुअली वो कंज्यूमर को मार्केट रेट जो रिटेल स्टोर से मिल रहे हैं उससे वो कम प्राइस में उसको प्रोवाइड करा रही है। तो ऐसा इसीलिए इसका सेल्स तो बढ़ रहा है बिकॉज ये प्राइस डिस्क्रिपेंसी से लोग ज्यादा सामान इस प्लेटफॉर्म से खरीद रहे हैं, बट साइमल्टेनियसली बिकॉज जो प्रोड्यूसर है उसको सही पैसा मिल रहा है, इट इज दे आर पेड एट अ डिसेंट प्राइस, और जो एंड कंज्यूमर है उसको प्राइस लो करके मिल रहा है, तो इससे सेल्स तो बढ़ रहा है बिकॉज मोर ऑफ द पीपल आर बाइंग फ्रॉम दैट रिटेल जाइंट। बट इवेंचुअली जो चीप प्रोडक्ट्स या सस्ते रेट में प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, इससे क्या होगा कि जो रिटेल ओनर बिजनेस ओनर हैं उनको बेनिफिट नहीं हो पाएगा बिकॉज जो रिटेल जायंट है, ई कॉमर्स जायंट है, इट वुड मेक द स्पेस पीपल वुड प्रेफर बाइंग फ्रॉम ई कॉमर्स रादर देन पेइंग अ हायर प्राइस एट अ रिटेल स्टोर। तो इसका सिंपल सा है कि क्योंकि वो सेम रेट पे खरीद रहे हैं फ्रॉम अ प्रोड्यूसर, मान लीजिए कि कोई एक्स प्रोडक्ट है, उसका प्राइस है सी, तो वो ई कॉमर्स उसको सी प्राइस में खरीदेगा और रिटेलर भी उसको सी प्राइस में खरीदेगा, बट ई कॉमर्स जायंट वुड सेल एट अ मच चीपर रेट। मान लीजिए कि वो एक्स में खरीद रहा है, तो सी क्योंकि अपना प्रॉफिट रखना चाहे तो x+1 या x+2 में बेच रहा है, तो यहां पे कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर कि वो एक्स प्राइस में खरीदे। तो इसका चीपर प्रोड्यूस होने के कारण पीपल आर प्रेफरिंग दिस, इसीलिए ग्रोथ बढ़ रहा है। और क्योंकि दे आर बाइंग एट द सेम प्राइस, सो द कंपनी इज इंकरिंग अ लॉस ऑफ 6,000 करोड़, क्योंकि वो प्रॉफिट अपना आने नहीं दे रहा है। तो इसे ये देखते हैं कि दे आर प्रीडेटरिंग प्राइसिंग आउट समबडी जो कि सिमिलर प्राइस मैच कर सकता है इन द सेम इकोनॉमी। तो इससे क्या होगा, जो छोटे व्यापारी हैं उनसे कोई खरीदना पसंद नहीं करेगा, और अब तो बहुत इजीली डिलीवरी हो जाती है कोई भी प्रोडक्ट का, मे बी सेम डे डिलीवरी। इससे बेनिफिट ये होता है कि दे वुड आउटस्पेस बीट दीज स्मॉल रिटेलर जिनसे हम सामान थोड़ा महंगा खरीद रहे हैं। तो इवेंचुअली ऐसा फ्यूचर में ऐसा कह सकते हैं कि करंटली ये तो दे आर स्पेसिफिकली हिटिंग दीज रिटेल स्टोर्स, और क्योंकि रिटेल स्टोर्स जनरेट अ लॉट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब्स, वो उनको भी हैम्पर कर रहे हैं। बट ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि दे आर क्रिएटिंग अ लॉट मोर डिलीवरी पार्टनर्स का जॉब वो क्रिएट कर रहे हैं। तो इस आर्ग्यूमेंट अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो वी विल सी कि इफ दे अटेन अ सर्टेन स्पेस, अ लॉट ऑफ इंडियन वुड बी बाइंग फ्रॉम दीज ई कॉमर्स जायंट। और उनके साथ क्या होगा कि वो बहुत बड़ा रिटेल स्टोर या रिटेल मार्केट स्पेस इंडिया का कैप्चर कर लेंगे, एंड दे वुड पुश आउट दीज बिजनेस एंटरप्राइज स्मॉल बिजनेसेस आउट ऑफ बिजनेस। और उसके बाद क्या होगा कि रिटेल सेक्टर में इनका मोनोपोली हो जाएगा, देन दे विल प्राइस अ स्पेसिफिक अमाउंट जिससे दे वुड कॉम्पनसेट देयर लॉसेस जो वो अभी इनकर कर रहे हैं। तो ये सारा मॉडल अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज में डेवलप हुआ था, और वहाँ पे बिजनेस कॉम्पिटिटिवनेस अगेंस्ट बिजनेस रेगुलेशन इस फॉर्म में नहीं देखा जाता है जैसे इंडिया में देखा जाता है। इसलिए ये सारे छोटे ई कॉमर्स बिकेम मल्टीनेशनल कंपनीज, और इंडिया में भी सेम मॉडल अप्लाई वो लेके आ गए, और सेम पॉलिसी सेम परफॉर्मेंस चल रहा है उनका। सेम बिजनेस मॉडल जो वेस्ट में चलता था वो इंडिया में चल रहा है, बट इंडिया में इट इज हार्मिंग द स्मॉल रिटेल बिजनेसेस। अब एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल जिससे हम लोग ह्यूमन राइट्स पे किस तरह से पॉइंट ऑफ व्यू रहता है हर एक नेशन स्टेट का, वो उस पर कैसे एक्ट करते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो मोरल प्रेशर एंड ह्यूमन राइट्स कंप्लायंस, ये इसका टाइटल है। द राइटर इज उनका सेंटर पीस है ह्यूमन राइट्स इन फॉरेन कंट्रीज एंड ह्यूमन राइट्स इन द डोमेस्टिक कंट्री, लाइक उसी कंट्री में। तो ह्यूमन राइट्स का दो पार्ट हो गए, एक डोमेस्टिक और एक अब्रॉड। कोई भी एक कंट्री अगर अब्रॉड में कुछ हो रहा है तो ये कांट डू डायरेक्टली। अगर वो सिंपल कंट्री है या फिर पावरफुल नहीं है तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, टू नेम एंड शेम टू कंडेम द एक्शन ऑफ द स्टेट। जैसे सीरिया में जब सिविल वॉर या सीरिया में टारगेटेड किलिंग्स हुए थे किसी स्पेसिफिक एथनिक ग्रुप का, सेम कभी अभी आप देख रहे होंगे इजराइल हमास के बीच में,
या फिर आप कभी देखेंगे बुद्धिस्ट के अगेंस्ट चाइना में, या फिर हांगकांग में चाइना जो करता है, तो नेम एंड शेमिंग होता है। बट ये वो कर पाते हैं जब जिसके अगेंस्ट आप डायरेक्ट कर रहे हैं इट इज ऑफ योर इक्वल स्टेटस या फिर वो आपके स्ट्रांग है। बट अगर जहां पे ये एक्शन लिया जा रहा है टू अब्यूज ह्यूमन राइट्स, अगर कोई जो परपेट्रेटर है वो कोई स्ट्रांग कंट्री है, तो आपका रिएक्शन इट विल बी नेम एंड शेमिंग तक हो जाएगा। बट अगर आप खुद एक बहुत स्ट्रांग नेशन है एज अमेरिका, तो अमेरिका टू इन्फोर्स द ह्यूमन राइट्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, इट वुड ले इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन द कंट्री। इससे क्या होगा कि उस कंट्री से कोई बिजनेस नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सेम टूल वॉज यूटिलाइज्ड रिसेंटली अगेंस्ट रशिया, बट इससे भी पहले सीरिया, लीबिया में और सीरिया में सिविल वॉर शुरू होने के बाद स्पेसिफिक लीडर्स और पॉलिटिकल जो एलीट था उसके अगेंस्ट ये सारे इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए गए। तो इससे ये होता क्या है कि ये लोग ट्रिगर हो जाते हैं, तो द कंट्री फेजेस लॉसेस और उनके साथ कोई बिजनेस नहीं करता है, दे कांट एक्सेस द वर्ल्ड मार्केट्स। तो इससे क्या होता है कि ह्यूमन राइट्स का जो कंसर्न है वर्ल्ड में वो एक हाईलाइटेड रहता है कि इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए तो कुछ प्रॉब्लम होगा उस कंट्री का, और ये बात अमेरिका थ्रू मीडिया थ्रू प्रेस बार बार रिपीट करता है। तो ये एक एक्शन जैसा है कि दे कांट मिलिट्री इन्वेड द कंट्री टू प्रोटेक्ट समवन, सो दे वुड इम्पोज इकोनॉमिक सैंक्शंस। बट डिपेंड करता है वो कंट्री कैसा है। लीबिया सीरिया पे इट वाज प्रीटी सक्सेसफुल, इट इज स्टिल सक्सेसफुल, बट रशिया में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। रशियन इन्वेजन में दे इम्पोज इकोनॉमिक सैंक्शंस, बट क्योंकि रशिया इज अ जायंट तो वो इसको मिटिगेट कर पाए रशिया। तो अब हम लोग देखेंगे इंडिया क्या करता है। तो इंडिया समटाइम्स इट रिजॉर्ट टू नेम एंड शेम, और नेम एंड शेम में वो भी हम लोग पर्टिकुलर नहीं कर पाते। उसका दो रीजन है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कि हम लोग का एक पॉलिसी है कि वी वोंट इंटरफेयर इन इंटरनल मैटर्स ऑफ एनी कंट्री। तो हम लोग नेम एंड शेमिंग करने के चलते सिर्फ यही बोल पाते हैं कि वी अर्ज बोथ द पार्टीज टू सिट एंड हैव अ डायलॉग एंड डिस्कशन। वी नेम एंड शेमिंग में वी लिमिट आवरसेल्व्स टू द फॉरेन रिलेशंस प्रिंसिपल कि वी वोंट इंटरफेयर और मेक अ स्टेटमेंट अगेंस्ट एनी कंट्री और एनी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। इससे बेनिफिट ये होता है कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी फॉरेन रिलेशन का बना रहता है। बट सिंस वेर ए मिडिल पावर या फिर रीजनल पावर है, तो वी डोंट हैव अ माइट इकोनॉमिक सैंक्शन लगाने का, तो हम लोग नेम शेमिंग भी कंप्लीटली नहीं कर पाते हैं बिकॉज वी हैव इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन ऑल द कंट्रीज। सो we limit ourselves to urge that both the parties who are engaged in civil movement या civil war या ऐसे abuse कहीं हो रहा है, तो वहाँ पे we urge the parties to talk। अब इससे important factor है कि क्या इकोनॉमिक सैंक्शन इम्पोज करना हमेशा कारगर साबित होता है या इफेक्टिव रहता है। तो लीबिया और ईरान का एग्जाम्पल सबसे प्रोमिनेंट है। ईरान 1979-80s के बाद इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, ईरान इराक का वॉर हुआ, और इराक पे एक एलिगेशन लगा कि दे आर डूइंग अट्रॉसिटीज इन द रीजन। उनके ही पॉपुलेशन के अगेंस्ट दे आर कमिटिंग सम एट्रॉसिटीज। तो उसके चलते इकोनॉमिक सैंक्शन लगा, और पर्टिकुलरली इराक गल्फ वॉर में इराक इन्वॉल्व था, इट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इराक, तो इकोनॉमिक सैंक्शंस बहुत सीवियर थे। तो ऐसा एलिगेशन लगाया जाता है टुवर्ड्स वेस्टर्न कंट्रीज कि सैंक्शन इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि इट डिड नॉट इवन अलाउ मेडिसिन टू रीच इराक, और उससे बहुत सारे बच्चे मरे, बहुत सारे ह्यूमन कैटास्ट्रॉफी हुआ। इट वॉज सो प्यूनिटिव कि इट इम्पैक्टेड द हेल्थ एंड सोशल वेलबींग ऑफ द कंट्री। सेम लीबिया हैज़ ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, उसके पॉपुलेशन के लिए उतना नेचुरल रिसोर्स, उतना अर्निंग सफिशिएंट है। बट जैसे सिविल वॉर या सिविल डिस्प्यूट चालू होता है पॉलिटिकल पार्टीज में या पॉलिटिकल फैक्शंस में, तो अमेरिका एंड वेस्टर्न एलाइज इम्पोज इकोनॉमिक सैंक्शंस। इकोनॉमिक सैंक्शंस के बाद लीबियन इकोनॉमी क्रिपल्स, और जो भी सोशल वेलफेयर का डेवलपमेंट हो रहा था या सोशल वेलफेयर दिया जा रहा था, हेल्दी चिल्ड्रन, एजुकेशन, वो और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस क्रिएट करता, और सिविल वॉर जो शुरू हो रहा था और उसको फ्यूल करता है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक डिस्ट्रेस द पीपल वर फेसिंग
इन द कंट्री। तो ये है कि ओवरऑल ये मोरल कंडरम है, मोरल प्रेशर यहाँ पे लिखा गया है इम्पोज करने के लिए, बट ये मोरल प्रेशर कंडरम भी बन जाता है इवेंचुअली इफ यू कीप ऑन प्रेसिंग इट फर्दर मोर, बिकॉज इकोनॉमिक सैंक्शंस एक लिमिट तक ही काम करते हैं, उसके बाद इकोनॉमिक सैंक्शंस पॉलिटिकल एलिट्स को एक लिमिट तक ही इम्पैक्ट करते हैं बिकॉज दे ऑलवेज फाइंड लूप होल्स, बट द रियल पीपल हु गेट हार्म्ड इज ऑर्डिनरी सिटीजंस ऑफ द कंट्री। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंपोर्ट्स आर वीकनिंग फार्मा सेक्टर। तो पहले तो आर्ग्यूमेंट जो राइटर्स है दे हैव हाईलाइटेड कि कॉस्ट ऑफ मेडिसिन आर अराउंड 47% ऑफ द टोटल हेल्थ केयर कॉस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल या फैमिली जिसकी कोई फैमिली मेंबर बीमार पड़ रहा है एंड दे आर हॉस्पिटलाइज्ड। तो दे आर हाईलाइटेड सम फैक्ट्स जो कि हम लोग देखेंगे और ओवरऑल कैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज सिर्फ प्राइवेट एंटरप्राइज के स्ट्रेंथ पे और इंडियन नो हाउ पे डिपेंड नहीं करता, इट इज मोर अबाउट रेगुलेशन एंड लॉज जो गवर्नमेंट क्रिएट करते हैं फॉर टाइम टू टाइम। तो पहला है कि रिसेंटली इंपोर्ट किया गया है डायबिटीज और कैंसर ड्रग्स बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ, और जो इंपोर्ट किया जा रहा है ये फॉरेन मेड ड्रग है जो कि वेस्टर्न कंट्री में बना था। तो इससे हम लोग ये देखते हैं कि जो क्रिटिकल जो डायबिटीज का हम लोग का बहुत बड़ा एक मेजर पॉपुलेशन डायबिटीज से पीड़ित है और कैंसर का बहुत लिमिटेड दवाई होता है बिकॉज इट इज उसका दवाई बनाना और रिसर्च करना इट इज वेरी कॉस्टली और बहुत टाइम लगता है उसको क्रिएट करने में। तो गवर्नमेंट इटसेल्फ इज इम्पोर्टिंग दीज मेडिसिन। तो इससे क्या होगा कि वो सारे मेडिसिन क्योंकि इंडियन मार्केट्स में अवेलेबल ही नहीं है और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को बना नहीं पाए बिकॉज ऑफ पेटेंट रूल्स, तो ये सारे इंपोर्ट करने पे वी आर स्टिल रिलाइंग ऑन फॉरेन मेडिसिन फॉर दी स्पेसिफिक एलिमेंट्स। बाकी सिंपल जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए हमारे पास इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के दवाइयां अवेलेबल है। अब रिसेंटली देयर वाज अ रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी ऑन अ स्पेसिफिक ड्रग, जो कि राइटर्स और साइंटिस्ट का मानना है कि इट विल बी नॉट बी वेरी इफेक्टिव। इट वाज अ कैंसर ड्रग फ्रॉम अ स्पेसिफिक कंपनी और उस कंपनी का ड्रग इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट ड्रग व्हेन इट कम्स टू कैंसर। तो क्योंकि ये दवाई नेचुरली बहुत महंगा है और बहुत ज़्यादा बहुत कम मात्रा में बहुत एक्सेस कम होता है, सो दीज ड्रग्स हैव टू बी इम्पोर्टेड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ एंड गिवन टू कैंसर पेशेंट्स इन द कंट्री। इंपोर्ट ड्यूटी इस पे कम करने से इसका प्राइस कम होगा ऐसा ये राइटर्स नहीं मान रहे बिकॉज नेचुरली इंट्रिंसिकली इस ड्रग का प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो इंपोर्ट ड्यूटी रिडक्शन के कारण इसका कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा एंड कंज्यूमर को जो कैंसर का दवाई खरीद रहा है। और ये हाईलाइट कर रहा है एक मेजर इशू कि ये दवाई क्योंकि पेटेंट प्रोटेक्टेड है और देयर आर सो मेनी रूल्स टू प्रोटेक्ट द पेटेंट, जो पेटेंट होल्ड करा है कंपनी जो इन्वेस्ट किया है बहुत सारा कैपिटल टू क्रिएट अ ड्रग, तो अगर ये नॉर्म मैसी रहा तो वी वोंट बी एबल टू क्रिएट ड्रग्स फॉर आवर पेशेंट, इंडियन पेशेंट in the Indian market, in the Indian economy, in the pharmaceutical industry in our own country, क्योंकि patent laws have to be tweaked for public benefit या public interest। तो they are highlighting that patent issues should be tweaked और उसका दो basics to allow biosimilars, मतलब essentially what the biosimilar means is कि कंपाउंड जो दवाई एक्चुअल दवाई जिसने किसी ने पेटेंट पे बनाया है, तो बायोसिमिलर्स वुड डू द सेम थिंग एट अ मच चीपर प्राइस। तो बायोसिमिलर्स क्रिएट करने का, इंपोर्ट करने का और उसको मैन्युफैक्चर करने का एक नया सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी और अपने जो कंज्यूमर्स हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनको भी लोअर कॉस्ट में दवाई एक्सेस किया जा सके। और दूसरा इंपॉर्टेंट है अफोर्डेबिलिटी। तो कभी भी कोई भी पब्लिक हेल्थ क्राइसिस होता है तो पेटेंट लॉज में स्पेसिफिकली मेंशन है कि फॉर पब्लिक इंटरेस्ट द पेटेंट नॉर्म्स कुड बी ट्वीक्ड और वो अलाउ किया जा सकता है फॉर क्रिएशन ऑफ अ सिमिलर ड्रग। तो इस चीज़ को और चेंजेस का आर्गुमेंट दिया जा रहा है फॉर ग्रेटर बेनिफिट्स ऑफ द सिटीजन। अब एक इम्पॉर्टेंट आर्गुमेंट एडिटोरियल माधव गाडगिल सर के द्वारा, जो कि वो आर्गुमेंट वो पहले भी दे चुके हैं और वो बार बार ये चीज़ हाईलाइट कर रहे हो। मे बी इस चीज़ को सभी स्पेसिफिकली जो इको सेंसिटिव रीजन है वहाँ के
लोकल लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स और उस स्टेट के पॉलिटिकल लीडर्स को ये समझने की और इस चीज़ को इंकलकेट करने की ज़रूरत है। ये उनके लिए ही ये मैसेज है जो गादगिल सर दे रहे हैं। तो टाइटल है दिस लैंड एंड इट इज़ देयर लैंड। तो उनका आर्ग्यूमेंट है, जो बेसिक प्रमाइस है कि कमिटीज़ का जो रिपोर्ट होता है, इट इज़ फ्रॉट अपॉन द सिटीजन जो वहाँ पे रह रहे हैं, जो वहाँ के लोकलाइट्स है। दे फ्रॉट अपॉन दीज कमिटी रिपोर्ट्स बिकॉज दे सी देम एज ए चैलेंज टू देयर लाइवलीहुड। जहाँ वो रह रहे हैं, जहाँ वो काम कर रहे हैं, जहाँ वो बिजनेस ओन कर रहे हैं, चाहे प्लांटेशन हो या क्वारी हो या कुछ भी हो, दे से कि दिस अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया तो दे विल लूज देयर लाइवलीहुड। और वो बात सही भी है। तो ये ग्रेटर डिबेट का पार्ट बनना चाहिए कि इफ़ वी अलाउ थिंग्स एज यूजुअल जो पहले से चल रही है कि प्लांटेशन चल रहा है, क्वारी चल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वॉट एवर रिजॉर्ट्स दे रीजन में बिल्ड है, तो इट इज़ हार्मिंग द इको सेंसिटिव जोन इन द वेस्टर्न घाट्स और एक्सट्रीमली वनरेबल कंडीशन में है। तो हम लोग देखते हैं कि इस चीज़ को अगर हम लोग किसी और तरह से रिफॉर्म कर पाए तो वो इको सेंसिटिव एरिया जो इंक्रोचमेंट ह्यूमंस के द्वारा है, पूरा गांव के गांव बसे हुए हैं, पूरा इंडस्ट्री लगा हुआ है, तो इसको अगर हम लोग चेंज कर पाए इस एटीट्यूड को, तो सबके लिए बेटर होगा और लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा इस रीजन में रहने वाले लोगों के लिए। तो सबसे पहला हाईलाइट उन्होंने किया है कि देयर शुड बी अवेयरनेस अबाउट द इम्पेंडिंग द मेन कॉजेज द होल स्ट्रक्चर इज लाइंग ऑन जियोलॉजिकल वीक स्ट्रक्चर। तो इससे उनका अवेयरनेस बढ़ेगा कि they are the most vulnerable people when any climate catastrophe occurs, they will be harmed. तो ये अवेयरनेस जो इन्वायरमेंट का है, दे आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ लाइवलीहुड, बट गादगिल सर इज एट्रीब्यूटिंग कि ये अवेयरनेस उनको नहीं आ पाएगा बिकॉज दे आर कंसर्न अबाउट देयर लाइवलीहुड्स। सो इट इज देयर ड्यूटी एंड इट इज ड्यूटी ऑफ द सोसाइटी टू मेक दम अवेयर ऑफ दीज चैलेंजेस कि जहाँ पे वो रह रहे हैं इट इज इको सेंसिटिव एंड इसका यहाँ रहने का कोई बेनिफिट नहीं बिकॉज यू आर इन थ्रेट। और अगर वो इस अवेयरनेस से रियलाइजेशन हो जाएगा तो दे विल बी पार्टिसिपेटिंग इन रीजुनिवेटिंग इन द एरिया कि वो ऐसा प्रोफेशन चूज करें या अपने लाइवलीहुड को इस तरह शिफ्ट करें जो कि इकोनॉमिकली इकोलॉजिकली सस्टेनेबल हो लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि हम लोग हर 2-4 साल में ऐसा देखते हैं कि केरला में कुछ सीरियस डिजास्टर होता है और बहुत सारा लाइवलीहुड एंटरप्राइज जो कि जिसके चलते प्रोटेस्ट हो रहे थे टू प्रोटेक्ट दोस्त, वही हार्म हो रहे हैं। तो इवेंचुअली व्हेन एवरीथिंग हैज टू बी एट अ क्रिटिकल जंक्चर, तो इस चीज को अवेयरनेस के थ्रू बढ़ाया जाना चाहिए कि वी शुड रिफॉर्म आवर वे टू लाइफ एंड अर्निंग लाइवलीहुड। सो दिस कंक्लूड्स टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।